ओके, चलिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको क्यों लगता है कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का अलग से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, वेरी नाइस। हरीश अरोड़ा जी बता रहे हैं कि वुमेन इज द सोल ऑफ द फैमिली, राइट, वेरी गुड। और चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके, वो हेल्दी होंगे, वुमेन्स हेल्दी होंगे तो फैमिली के सभी लोग हेल्दी रहते हैं। नितिन जी, वेरी गुड। दे शुड नॉट अवॉइड ऑफ देयर हेल्थ एट एनी कॉस्ट, हरीश अरोड़ा जी का कहना है, बिकॉज लेडीज पूरा घर संभालती हैं तो उनको अच्छा रखना बहुत जरूरी है। रेखा जी कह रही हैं, मैम आई वॉन्ट दैट कि ऑल I always be healthy so that I can be happy in my life. Deepmala ji keh rahe because she take care of everyone member. नीलम राणा जी का कहना है। जी हाँ, बिल्कुल, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है क्योंकि घर की धुरी कौन है? घर की धुरी महिला है, राइट। घर को संभालने की जिम्मेदारी, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, दोनों ही चीजों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? महिलाओं की होती है। और वो ये जिम्मेदारी बड़ी ही बखूबी निभाती भी है। लेकिन इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अक्सर वो अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट कर देती हैं, और उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका शरीर बहुत सारे बदलावों से गुजरता है, या यूं कहूं कि उनके लाइफ साइकिल में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, और उन पड़ाव में गुजरने के लिए उनका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो इसे किसी भी महिला के लिए नया जन्म कहा जाता है ना, कि कोई भी महिला का एक नया जन्म होता है जब वो माँ बनती है। या फिर पीरियड साइकिल का जब स्टार्ट होता है, टीनेज में जब बच्ची आती है तो बॉडी में पूरा पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, और उसके बाद मेनोपॉज, जब पीरियड साइकिल स्टॉप हो रहे होते हैं तो भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो अगर आप यूं देखें तो महिलाओं का जो जीवन चक्र है वो काफी ज्यादा भिन्न है, और उसमें बहुत ज्यादा फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं, स्ट्रेस होता रहता है फीमेल में, राइट। और कहीं अगर निगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कि इनफर्टिलिटी, प्री नेटल लॉस, पुअर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, अनएम्प्लॉयमेंट या आइसोलेशन, सो ये जो है महिलाओं के मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग पर भी बहुत ज्यादा असर डालती है। महिलाओं की अगर हम बात करें, आज जरूर महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए महिलाओं को आज भी स्ट्रगल करना पड़ता है, या वो डिस्क्रिमिनेशन को झेलती हैं। आज भी हमारे यहाँ हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटी खूब पढ़ लिख जाए, चांद तक पहुंच जाए, है ना, चाहते हैं हम सब। लेकिन फिर भी उसकी काबिलियत का जजमेंट आज भी कई लोग इस बात पे करते हैं कि वो कितनी गोल रोटी बना सकती है। आज भी ये चीजें होती हैं समाज में, जो कि महिलाओं को और ज्यादा पीछे कर देती हैं। हर चीज फीमेल में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा चेंजेस फीमेल में होते हैं, फिजिकली, मेंटली, और इस ड्यूरेशन में उनको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो वो अपनों को भुलाकर भी दूसरों का ध्यान रखती हैं, लेकिन कई बार जब उनके खुद का ख्याल रखने की बारी आती है तो वो अक्सर क्या फील करती हैं कि उनका ध्यान नहीं। आप सबसे ईमानदारी से एक सवाल मैं पूछूंगी, और आप सबसे उम्मीद है कि आप सब मुझे ईमानदारी से उस चीज का जवाब दोगे, राइट। अगर मान लीजिए घर में किसी मेल मेंबर की तबीयत खराब हो जाए, घर में किसी मेल की तबीयत खराब हो जाए, हस्बैंड की या बच्चे की या फादर की, तो क्या होगा? वक्त पर दवाइयाँ मिलेंगी? उसका खास ख्याल रखा जाएगा? क्या उनके लिए परहेज का खाना बनेगा? क्या उनके लिए बार बार उनसे तबीयत पूछी जाएगी? उनका खास ख्याल रखा जाएगा, डॉक्टर को दिखाया जाएगा, बहुत सारी सेवा जिसे हम कहते हैं वो होगी,
यस और नो, ईमानदारी से जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि घर में अगर किसी मेल मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है तो क्या ये सारी चीजें होंगी? क्या आपको वक्त पे दवाइयाँ मिलती हैं? क्या आपका खास ख्याल रखा जाएगा? राइट, आपके परहेज का आपके लिए स्पेशली खाना बनाया जाएगा, आपकी हर छोटी बड़ी सी जरूरत से का ध्यान रखा जाएगा। ओके, बलविंदर जी, नीलम जी, रेखा जी, फूलचंद जी, रमेश जी, सब एग्री कर रहे हैं कि यस 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 यस। ओके, लॉट्स ऑफ एस इन माय चैट बॉक्स। ओके, परफेक्ट। अब मुझे ये बताइए कि अगर घर में किसी महिला की तबीयत खराब है, राइट, तो क्या परहेज का खाना बनेगा अलग से? क्या उनका खास ख्याल रखा जाएगा? क्या बार बार उनसे उनकी तबीयत पूछी जाएगी? क्या उनको स्पेशली अलग से ट्रीट किया जाएगा? सेवा होगी? कमर में दर्द, पैरों में दर्द हो रहा है तो सेवा नहीं? ओके, सो ज्यादातर आंसर मुझे नो में आ रहे हैं। नीलम राणा जी, हरीश जी, कुसुम जी, रेखा जी, बलराम जी, मैम इट्स रेयर, दीपमाला जी कह रही हैं नो नो नो। चेंज जी कह रहे हैं 50% कि हाँ हो सकता है कुछ लोगों के साथ। वेरी गुड। फूलचंद जी बोल रहे हैं ओनली फॉर्मेलिटी। मीनू अरोड़ा जी कह रही है नहीं। यस और नो, रमेश सामरिया जी कह रहे हैं ड्यू टू मैन एको, हरीश जी कह रहे हैं। ओके, सो इट्स, अब देखिए इस सवाल से ही हमें जवाब मिल जाता है। जब घर में किसी पुरुष की तबीयत खराब होती है तो सारी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर हम बात करें तो उनकी हेल्थ हो जाती है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिला की अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो भी उनके घर के काम नहीं रुकते, फिर भी उनकी चीजें नहीं रुकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों में अंतर है या कोई किसी से कम है, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि महिलाओं का स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका हेल्थ खराब होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर हम देखें महिलाओं की अगर हैबिट की भी बात करें तो वो अक्सर अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट करती हैं। ठीक है, रहन दो, ऐसा तो होता ही है, सबके साथ होता है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार अपनी समस्याओं को वो शर्म या झिझक के मारे कहती भी नहीं है, जो कि आगे जा कर के बड़ी गंभीर बीमारी ले लेते हैं। होता है ऐसा, राइट। कई बार वो अपनी समस्याओं को कह भी नहीं पाती है। ज्यादा बीमार रहने लग गई तो बोलेंगे अरे ये तो बीमार ही रहती है, बीमारियां है, राइट। और अगर बीमार रहती थी और शादी के बाद ठीक हो गई तो बोलेंगे देखो ससुराल आने के बाद पानी सूट कर गया इसलिए तबीयत ठीक रहने लग गई, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हें स्वस्थ रखना, उनका ध्यान रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि फीमेल के जो फेजेस है वो काफी अलग होता है। फीमेल बहुत सारे ट्रांजैक्शन से गुजरती हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। ये किसी भी महिला की बॉडी का पार्ट है, परिपक्व होने का पार्ट है शरीर का। ये तब पीरियड साइकिल स्टार्ट होते हैं जब किसी का की महिला का शरीर गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है, राइट। यानी पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाती है, तब पीरियड साइकिल स्टार्ट होता है। पर हमारे देश में पीरियड को लेकर के बहुत सारे टैबूज जुड़े हुए हैं, मिसकंसेप्शंस जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पीरियड होना कोई गलत बात नहीं है। पीरियड होना कोई गलत बात नहीं है। पीरियड का ना होना, इरेगुलर होना, ये गलत है, राइट। मेनोपॉज से पहले अगर पीरियड नहीं हो रहा है, रेगुलर नहीं हो रहा है, रेगुलरिटी है, तो ये एक सीरियस इशू है। प्लीज इसे निग्लेक्ट मत करिए, राइट। और पीरियड होना इट्स टोटली नॉर्मल हेल्दी साइकिल है, राइट। वुमेन में यूजुअली पीरियड 13 से 50 साल में स्टार्ट होता है और इस ड्यूरेशन में वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रही होती है। यूजुअली अगर हम बात करें पहले जमाने की, अगर आपने अपनी पर नानी से या किसी से बात करी हो, तो पहले जो एज थी
राइट। पीरियड्स जब स्टार्ट होते थे तो कब होते थे, 16 साल, 17 साल या 18 साल। वो एज घटकर जो अभी आ गई है, हमारी आपकी जनरेशन जो है वो है आपकी 12 साल, 13 साल या 14 साल। लेकिन जो नई बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन आ रही है, आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, 7 साल, 8 साल में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। 7 साल 8 साल की उम्र में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। ये वो उम्र है जब वो मुश्किल से दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ रही होंगी, जब वो खुद को नहीं जानती हैं, खुद को नहीं संभाल सकती हैं, उस एज में भी पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। और चूंकि हमारे यहाँ ये एक मिथ की तरह है, हम इसके विषय में बात नहीं करते, तो कई तरह की गंभीर बीमारियां बच्चियों को हो जाती हैं, या कई तरह की धारणाएं, मिसकंसेप्शंस वो बना लेते हैं। और ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है मेनोपॉज। देखिए, फर्स्ट जो 3 स्टेजेस होते हैं, यानी पीरियड साइकिल जब स्टार्ट होता है, या फिर प्रेगनेंसी, या फिर लैक्टेशन, ये सारे पीरियड में कई बार कोई ना कोई आपके पास रहता है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम रहता है। लेकिन मेनोपॉज की अगर मैं बात करूं तो अक्सर मेनोपॉज में महिलाओं के शरीर में बहुत सारा बदलाव होता है, और चूंकि इसके विषय में बहुत बेहतर जानकारी नहीं होती महिलाओं को, इसकी वजह से उन्हें कई सारे चेंजेस से गुजरना पड़ता है, राइट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेनोपॉज में भी आप फीमेल को सपोर्ट करिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। मुझे याद है, मैं बनारस गई थी एक सेशन करने। वहाँ पर एक मैम ने मुझे बोला कि मैम, मेनोपॉज के समय ऐसा फीलिंग होता है कि हमने तिनका तिनका जोड़ करके एक घोंसला बनाया, एक घरौंदा बनाया, जिसको बनाने के लिए हम खुद को भूल गए, खुद के शरीर को भूल गए, हर चीज करी हमने। लेकिन अब इस तिनके, इस घोंसले को छोड़ करके हमारी जो दुनिया है वो उड़ चुकी है, और यहाँ पर हम अकेले रह गए। अक्सर मन करता है कि हम कुछ भी गलत उठा दें, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप देखेंगे 45 प्लस के बाद ज्यादातर महिलाओं में कई सारी गंभीर बीमारियां भी आने लगती हैं, क्योंकि मेनोपॉज के समय बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए फीमेल के पीरियड साइकिल के समय उन्हें सपोर्ट करना, उतना ही ज़रूरी है कि आपके घर में जो 45 प्लस फीमेल हैं, जो मेनोपॉज के दौर से गुजर रही हैं, उन्हें भी सपोर्ट करिए। क्योंकि कुछ सिम्टम्स यहाँ पर अगर चैट बॉक्स में मुझे बता सकें, जो लोग मेनोपॉज में हैं, राइट, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेवजह रोना आने लगता है, उलझन बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा खराब लगने लगती हैं, राइट। गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, और कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती हैं। ऐसा होता है, यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, या आपके घर में कोई फीमेल मेनोपॉज के दौरान से गुजर रही है तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपकी माँ, आपकी वाइफ अगर इस ड्यूरेशन से गुजर रही है तो आप फील करेंगे। ओके, बहुत सारे लोग यस बोल रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच मनीषा जी, फूलचंद जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के विषय में बात करें, इसे टैबू ना बनने दें, राइट। क्योंकि जब हम बात करेंगे तभी तो हम दूसरों को भी मोटिवेट कर सकेंगे कि वो इसके विषय में खुलकर बात करें। वेरी गुड, मनीषा जी बता रही है कि मुझे ऐसा होता है। जैन जी बता रही है मेरी मम्मी को होता है, राइट। सो बहुत जरूरी है कि हम इसके विषय में बात करें, उन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि लोगों को, ज्यादातर लोगों को इस मेनोपॉज के ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता होता। तो पीरियड साइकिल जब स्टार्ट हो रहे होते हैं तो जिस तरीके से बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, वैसे ही जब पीरियड साइकिल स्टॉप होते हैं तो भी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, और इस ड्यूरेशन में भी महिलाओं को खास सपोर्ट की आवश्यकता होती है, राइट। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आप लोगों को जरूर से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि महिलाओं में कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है, कौन कौन सी कॉमन बीमारियां देखी गई हैं। तो सबसे पहले एनीमिया, अनीमिया खून की कमी, राइट। ज्यादातर महिलाओं में एनीमिया देखा गया है। थायराइड, थायराइड की अगर हम बात करें, थायराइड ये पहले फीमेल में ही खास तौर से देखा गया है, देखा जाता था, लेकिन अब पुरुषों में भी थायराइड होने लगा है।
कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, हृदय संबंधित बीमारियां। रिसर्चर्स ये प्रूव कर चुकी हैं कि हृदय संबंधित बीमारियां महिलाओं में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। उनमें ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़े होते हैं, राइट। सो हृदय संबंधित बीमारियां महिलाओं में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा, ये कुछ रिसर्चर्स हमें बताती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं दिल भी उन्हें ही देती हैं जो उनका दिल सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, है ना। जिसको दिल देती हैं वही उनका दिल सबसे ज्यादा तोड़ता है। तो शायद से इसीलिए उन्हें हृदय संबंधित बीमारियां भी ज्यादा होती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है महिलाओं में। पहले गार्ड से शुरुआत होती है और फिर आगे जाके वो कैंसर का रूप ले सकता है। इसको आप अगर इनिशियली स्टेज पर पकड़ लो तो इसे आप आगे बढ़ने से रोक सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टेस्ट कराते रहो, मेमोग्राफी, पैप्स्मीयर टेस्ट, या फिर आप अपने ब्रेस्ट को चेक करते रहो कि कहीं किसी तरह की गांठ तो नहीं बन रही है। और अगर गांठें बन रही हैं तो ज़रूर से डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, अपने सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लीजिए और उसको आगे बढ़ने से रोकिए। इसके अलावा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम कहते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर से यंग बच्चियों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये बांझपन जैसी, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम भी करा सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है इसमें। कैसे हम पहचान सकते हैं कुछ सिम्टम्स? फेशियल हेयर, फेस पे हेयर्स बहुत ज्यादा होने, या एक्ने बहुत ज्यादा होना, राइट, पीरियड साइकिल का इरेगुलर हो जाना, और ओबेसिटी होना, ये कुछ सिम्टम्स जो हैं वो पीसीओडी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस घुटनों से रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसे हम गठिया पाई की दिक्कतें कहते हैं, वो भी महिलाओं में ज्यादा देखी गई है। क्यों? क्योंकि महिला में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, पहली बार जब वो गर्भ धारण करती है, तो 15 से 20% तक कैल्शियम की कमी होती है। सेकेंड प्रेगनेंसी में अगेन 15 से 20% तक कैल्शियम कम हो गया, और मेनोपॉज तक आते आते 20 से 25% तक कैल्शियम निकल जाता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी हद तक महिलाओं के शरीर से कैल्शियम निकल जाता है। इसकी वजह से अक्सर उन्हें जो है हड्डियों और जोड़ों की समस्या होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाएं कमर दर्द या पैरों में दर्द की कंप्लेन करती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कैल्शियम की कमी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं अपने कैल्शियम के इंटेक को बेहतर करके रखें। इसके बाद अगला है यूटीआई इन्फेक्शन, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या पेशाब की नली का इन्फेक्शन भी कहते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में यूटीआई इन्फेक्शन होता है, लेकिन महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के शरीर की बनावट जो है वो पुरुषों से भिन्न होती है। सो उनमें यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस ये भी आज एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे पास अक्सर चीज़ें आती हैं कि मैम ये बेवजह गुस्सा करती है, बेवजह रोती है, महिलाओं का तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्यों खुश हैं या क्यों दुखी हैं। मैं आप सबको एक चीज़ में क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो देखिए, ना कोई बेवजह हंसता है, ना कोई बेवजह रोता है। ज़रूर से पता करने की कोशिश करिए कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहे हैं, जो कि आज महिलाओं में काफ़ी कॉमन हो रहा है, राइट। सो ये कुछ कॉमन डिजीजेज हैं फीमेल की जो देखी जा रही हैं महिलाओं में, और देखा जा रहा है कि ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको करना क्या है? प्रॉब्लम को समझना है, जानना है, और काम किस पर करना है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। प्रॉब्लम को जानना और समझना है, पर काम किस पर करना है? वेरी गुड रेखा जी, यस, सोल्यूशन पे हमें काम करना है। तो चलिए, आपके लिए वेस्टीज बहुत सारे शानदार सप्लीमेंट्स लेकर के आती है जो आपको इन प्रॉब्लम से बचाने में मदद कर सकती है, और अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसे बेहतर तरीके से ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हेयर, स्किन एंड नेल्स। हेयर, स्किन एंड नेल्स की बात करूं तो बालों को, स्किन को और नाखूनों को बेहतर करने में ये मदद करता है। हेयर, स्किन एंड नेल्स को स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है
ये आपके बालों के झड़ने को रोकने में, कम करने में मदद करता है। पिगमेंटेशन, जो झाइयाँ वगैरह हो जाते हैं उसको दूर करने में। पॉल्यूशन का जो इफेक्ट आपके बालों और त्वचा पे है उसे कम करने में। आपके नाखूनों को बेहतर और स्किन को चमकदार बनाने में मदद करता है। हेयर, स्किन एंड नेल्स रखा जरूर वुमेन्स हेल्थ कैटेगरी में गया है, यानी महिलाओं के स्वास्थ्य कैटेगरी में रखा गया है हेयर, स्किन एंड नेल्स को, लेकिन इसे पुरुष भी ले सकते हैं क्योंकि आज हमारे मेल्स उतने ही कॉन्शियस हैं अपने बालों, अपने स्किन को लेकर के जितनी की महिलाएं हैं, राइट। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेच ऑयल, अमीनो एसिड्स, लाइसिन, मैग्नीन, विटामिन, मिनरल्स मौजूद हैं जो आपके बालों को, स्किन को और नाखून को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल और लाइसिन क्या क्या करेंगे, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, स्किन की कंडीशन को बेहतर करेंगे, बालों को घना करेंगे, बालों को लंबा होने में, चमकदार होने में मदद करेंगे और इसके साथ साथ बालों को झड़ने से रोकने में मदद करेगा, नाखूनों को टूटने से बचाएगा, नाखूनों को मजबूत करने में मदद करेंगे। इसके साथ सिस्टीन, विटामिन ई और बायोटिन, ये सारे एक साथ मिलकर के बालों के टेक्सचर को बेहतर करने में मदद करेंगे और स्ट्रेस और फ्री रेडिकल के कारण जो हेयर फॉलिकल्स खराब हो जाते हैं आपके स्कैल्प पे, जिससे बाल झड़ते हैं, उनको दूर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा बालों को मजबूत करने में मदद करेंगे क्योंकि बायोटिन एक बिल्डिंग प्रोटीन है जो आपके बालों को बनाता है केराटिन। इसके अलावा स्किन को बेहतर करने में मदद करेंगे, एजिंग को दूर करेगा, जिनको एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उस केस में आपकी मदद कर सकता है। मैग्नीशियम, जिंक और सेलेनियम की अगर हम बात करें, सो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से जो एक्ने हो जाते हैं उनको दूर करने में, बालों में जो डैंड्रफ है उसको दूर करने में, इसके अलावा यूवी से भी प्रोटेक्ट करने में ये आपकी मदद करते हैं और नाखूनों को बढ़ने में मदद करते हैं, राइट। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, बालों को नरिश करेगा, त्वचा को बेहतर करेगा और नाखूनों को मजबूत बनाएगा, आपके इम्प्रूव करेगा नेल की थिकनेस को, स्ट्रेंथ देने में उसे मदद करेगा, स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करेगा, त्वचा में नमी बना के रखेगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन को दूर करने में मदद करेगा। इस त्वचा से संबंधित अगर आपके पास कोई भी समस्या आ रही है, राइट, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हेयर, स्किन एंड नेल्स आप दे सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में एक प्रोडक्ट जिसे आप दे सकते हैं वो कौन सा है, हेयर, स्किन एंड नेल्स। एजिंग के साइंस को डिले करने में मदद करेगा, यानी आपको यंग रखने में मदद करेगा, फाइन लाइंस को दूर करने में मदद करेगा, झुर्रियों को जल्दी आने से रोकने में मदद करेगा। इसके अलावा बालों की ग्रोथ को बेहतर करेगा, बालों को बढ़ने में मदद करेगा और डिलेज ऑफ ग्रे ऑफ हेयर, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि समय से पहले ही लोगों के बाल सफेद हो जा रहे हैं, राइट, समय से पहले ही लोगों के बाल सफेद हो जा रहे हैं, तो समय से पहले बालों को सफेद होने से रोकने में आपकी मदद करेगा। पर ऐसा नहीं है कि किसी के बाल ऑलरेडी वाइट हो चुके हैं, यानी आप किसी 70 साल या 80 साल के अंकल को दे दो और बोलो कि काका आपके बाल जो हैं वो काले हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि जो है ये बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकने में मदद करेगा। डाई नहीं है कि सफेद बालों को काला कर देगा, बालों को घना करने में मदद करेगा, ओवरऑल जो है हेयर, स्किन एंड नेल्स की क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करेगा। डोजेस की बात करें तो 2 कैप्सूल प्रतिदिन खाना खाने के बाद, 2 कैप्सूल प्रतिदिन खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं, हेयर, स्किन एंड नेल्स की दे सकते हैं। सो बालों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, नाखूनों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, तो एक प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दे सकते हैं वो कौन सा है, हेयर, स्किन एंड नेल्स है, राइट। अब अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि है शतावरी मैक्स। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, औषधियों की महारानी कहलाता है शतावरी, राइट। और इसे फीमेल के लिए टॉनिक की तरह सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, फीमेल के टॉनिक की तरह सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं, तो किंग ऑफ हर्ब्स किसे कहते हैं? किंग ऑफ हर्ब्स कौन सा सप्लीमेंट है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए।
रेखा जी बता रही हैं, वेरी गुड रेखा जी, वेरी गुड रमेश जी, शरद जी, वेरी नाइस, चेता जी वेरी गुड, सरोजनी जी वेरी नाइस। यस, किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है ज्ञानोडर्मा को और क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है शतावरी को। वेरी नाइस, राइट। सदियों से इसे फीमेल टॉनिक की तरह यूज किया जा रहा है, हार्मोन बैलेंसर है ये, राइट। फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, गर्भाशय को बेहतर करने में खास तौर से मदद करता है। इसमें स्टेरॉइड ने जो ऑस्ट्रोजन रेगुलेटर है, अंडाणुओं को रेगुलेट करने में मदद करता है। फीमेल के हर स्टेज में, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो या मिडिल एज में हो, आप उन्हें शतावरी दे सकते हैं जिससे कि उनका ट्रांजैक्शन बेहतर हो सके। तो किसी भी एज की महिला को आफ्टर 12 ईयर्स, ये हाँ 12 साल के बाद आप शतावरी दे सकते हैं, राइट, यंग, मिडिल या एल्ड एज में, जिससे कि उनका जो फेजेस का ट्रांजैक्शन है वो बेहतर हो सके। आपका जो शतावरी है उसका नाम क्या है? शतावरी मैक्स। क्यों? क्योंकि इसमें शतावरी के साथ अशोका और मुलेठी भी शामिल की गई है। अशोका की अगर हम बात करें तो इसे महिलाओं का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। फीमेल में पीरियड से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको दूर करने में मदद करता है। खासकर अगर मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है या फिर मेट्रोरेजिया की प्रॉब्लम है, राइट, तो उस केस में आपकी मदद कर सकता है। इरेगुलर ब्लीडिंग ड्यूरिंग या आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसे हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। एक्सीलेंट रेमेडी है आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए। लिकोराइज की अगर हम बात करें तो इरेगुलर पीरियड्स के केस में, इसके अलावा जिन महिलाओं में पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है उस केस में, और नेचुरल एस्ट्रोजन लेवल को बेहतर करने में मेनोपॉज के समय ये आपकी मदद कर सकता है। आपकी शतावरी की अगर हम बात करें तो ये किस किस तरीके से हमें मदद कर सकता है शतावरी मैक्स? तो रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, पीरियड साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। पीएमएस के सिम्टम्स, पीरियड के दौरान जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, स्टमक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, आ रही होती है, या अदर इश्यूज होते हैं, उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। और जो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है या हैवी हो रही है, तो उस केस में भी शतावरी आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा कई महिलाओं को शिकायत होती है कि पीरियड के समय पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगने लगता है, जिसकी वजह से उन्हें वॉमिट तक हो सकती है, तो उस केस में आप शतावरी दे सकते हैं। इसके अलावा फीमेल की गर्भाशय को ये नरिश करने में काम करेगा, और ये विजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस, इनसोमिया, नींद न आने की प्रॉब्लम को जो मेनोपॉज के समय है उसको दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ ये हैप्पी हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलेट करता है, बैलेंस करता है हैप्पी हार्मोन्स को। जो मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या मेनोपॉज से जुड़ा हुआ डिप्रेशन है, उसे दूर करने में मदद करेगा, राइट। सो जिन जिन सर लोगों को ये शिकायत है कि मैडम इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता, बेवजह गुस्सा करती हैं, बेवजह चिड़चिड़ करती हैं, वो सारे लोग आज क्या लेंगे, जरूर से बिलिंग किसकी कराएंगे? शतावरी की। और जिन महिलाओं को पता है कि उनका कुछ समझ में नहीं आता, राइट, और वो स्ट्रेस में रहना चाहती हैं, तो वो सारे क्या लेना शुरू करेंगी? शतावरी लेना शुरू करेंगी। ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को बेहतर करता है ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के दौरान महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क को बेहतर करता है। यूपी, नॉर्थ इन इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में एक खास तरीके का लड्डू बनता है जब घर में जच्चा या बच्चा आता है, राइट। क्या कहते हैं उस लड्डू को? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, और कितने लोगों ने वो लड्डू खाया है? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, राइट। नॉर्थ इंडिया में खास तौर से एक स्पेशल लड्डू बनता है जब घर में बच्चा होता है। वेरी गुड शरद जी, सिथौरा कहते हैं, ओके। आपके उधर क्या कहते हैं? सॉट का लड्डू, गोंद का लड्डू, मैंने खाया है, प्रियंका जी बता रही हैं गोंद के लड्डू, कुसुम जी बता रही है, अमृता जी गोंद के लड्डू, गुड़ के लड्डू, गोंद के लड्डू, ओके, वेरी गुड। सिथौरा, गोंद के लड्डू अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से रहता है। रेखा जी बता रही है कि मैंने खाया था गोंद के, वेरी गुड, राइट। सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल्स भी खाते हैं, क्योंकि वो बच्चा देखने किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि क्या मिलेगा? लड्डू खाने को मिलेगा, राइट, अलसी के लड्डू, ओके। सो उसमें भी खास तौर से शतावरी डाला जाता है जिससे कि महिलाएं अपनी एनर्जी और स्ट्रेंथ को वापस से पा सकें,
राइट। सो खास तौर से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बेहतर करता है, एनर्जी लेवल और स्ट्रेंथ को बेहतर करता है, बॉडी को फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से कोप अप करने में मदद करता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद कर सकता है। डोजेस की बात करूं तो एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना खाना खाने के बाद, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना खाना खाने के बाद आप किसकी दे सकते हैं, शतावरी की दे सकते हैं। वैसे तो शतावरी के साथ कोई साइड इफेक्ट अटैच नहीं है, आप हर किसी को दे सकते हैं, पर कुछ केसेस में आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि अगर किसी को अस्पैरागस की एलर्जी, अस्पैरागस कहते हैं शतावरी की डंठल को, तो अगर किसी को शतावरी की ही एलर्जी है तो उस केस में हम शतावरी मैक्स नहीं देंगे। अगर किसी महिला में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उस केस में भी हम शतावरी नहीं देंगे। अब सवाल आएगा कि मैम हम पता कैसे करेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा है कि नहीं। तो पहली चीज कि ज्यादातर महिलाओं में हार्मोन के टेस्ट हुए रहते हैं, तो आप उस टेस्ट के जरिए पता कर सकते हैं कि कहीं प्रोलैक्टिन का हार्मोन तो नहीं बढ़ा हुआ। अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क अगर किसी महिला में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेस्ट मिल्क को गवर्न करता है, तो अगर किसी महिला में ब्रेस्ट मिल्क ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है तो उस केस में हम शतावरी मैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा आयुर्वेदा में होता है वात, पित्त और कफा। वात दोषा, पित्त दोषा और कफा दोषा, तो अगर किसी को कफा दोषा है तो उस केस में भी हम शतावरी मैक्स नहीं देंगे। क्लियर? होपफुली शतावरी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रोडक्ट की, जो कि है क्रैनबेरी। क्रैनबेरी की अगर हम बात करें तो क्रैनबेरी नॉर्थ अमेरिका का एक एवरग्रीन श्रब है, जो खास तौर से जख्मों को भरने में, लीवर डिसऑर्डर में, ब्लैडर पेशाब की थैली में जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने में मदद करता है। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या पेशाब की नली का जो इन्फेक्शन होता है उसको दूर करने में खास तौर से सदियों से क्रैनबेरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? यूरिन का रुक रुक कर आना, यूरिन पास करते समय जो है जलन होना, यूरिन के एरिया में इचिंग होना। ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं आपको यूटीआई इन्फेक्शन की। यूटीआई इन्फेक्शन की सबसे खराब बात ये होती है कि एक बार यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा होने का खतरा बना रहता है। और आपको पता है यूटीआई इन्फेक्शन सबसे चीफ प्रॉब्लम हो गई है, जिसके लिए आजकल महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन अगर आप इनको अवॉइड करोगे, राइट, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं इस चीजों को अवॉइड कर देती हैं, वो आगे जाकर गंभीर रूप ले सकता है, आपके किडनी को खराब कर सकता है, इवन आप में बांझपन जैसी शिकायत करवा सकता है, सर्वाइकल कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस यूटीआई इन्फेक्शन की, तो ये आपके शरीर में सीवियर डैमेज भी करा सकता है। कई बार महिलाओं को हॉस्पिटल में स्पेशली एडमिट होना पड़ता है, या उन्हें एंटीबायोटिक्स के लगातार इंजेक्शन लग रहे होते हैं ड्यू टू दिस यूटीआई इन्फेक्शन। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर यूटीआई इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज इसे इग्नोर मत करिए। कम से कम 3 महीने 6 महीने क्रैनबेरी जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो दोबारा होने का खतरा बना रहेगा। आपकी जो क्रैनबेरी है वो अकेले नहीं आती, क्रैनबेरी के साथ डी मैनोज नाम का शुगर भी एडेड किया गया है, जो कि यूटीआई को दोबारा होने से रोकने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा क्या करेगा ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट और डी मैनोज के शुगर एक साथ मिलकर के ब्लैडर, पेशाब की थैली के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूरिनरी ट्रैक में जो कॉलोनी बन गई है बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ने जो अपना घर बना लिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, उसके घर को हटाने में मदद करेगा और दोबारा बसाने से भी रोकेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, आपके स्किन को, हेल्थ को, हेयर को अच्छा करने में ये आपकी मदद कर सकता है, राइट। ओके चलिए अब बात करते हैं डोजेस की। तो एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार रोजाना खाना खाने के साथ,
एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार रोजाना खाना खाने के साथ आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। क्रैनबेरी किसको जरूर लेना चाहिए? क्रैनबेरी उनको जरूर लेना चाहिए जो पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं। अगर आप बाहर का टॉयलेट यूज करते हैं, आप ऑफिस का टॉयलेट यूज करते हैं या आप ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप क्रैनबेरी को मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, क्योंकि ये यूटीआई इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में ही होता है, राइट। सो क्रैनबेरी अगेन एक प्रोडक्ट है जिसे मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को कभी यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था, उन्हें दोबारा होने के चांसेस जरूर रहते हैं, तो उन्हें आप दे सकते हैं। इसके अलावा जिनको अभी यूटीआई इन्फेक्शन है और वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपनी मेडिसिन के साथ भी वो क्रैनबेरी ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे टीनेजर्स कॉलेज, स्कूल या हॉस्टल के टॉयलेट यूज करते हैं, उन्हें जरूर से क्रैनबेरी दीजिए। जो लोग 12 साल के ऊपर हैं, टीनेज में बच्चे स्कूल जाते हैं, आप यूजुअली देखोगे कि स्कूल में क्या होता है, 4 से 5 बाथरूम होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं, और कितने बच्चे होते हैं? कम से कम 500 बच्चे, राइट। सो पर हेड अगर आप देखो तो एक वॉशरूम के ऊपर 100 जो है बच्चे आ रहे होते हैं, वो उस टॉयलेट को यूज कर रहे होते हैं। और अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन है तो आपका बच्चा भी घर इन्फेक्शन लेकर के आ सकता है। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीनेज में जरूर से जो बच्चे स्कूल, कॉलेज या बाहर का टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उनको क्रैनबेरी दिया जाए। और खास तौर से जो यंग बच्चियां हैं, उन्हें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बताया जाए और ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश यूज करने की आदत डलवाई जाए, जिससे कि वो इस इन्फेक्शन वगैरह से बच सके। इसके अलावा सेक्सुअली जो फीमेल एक्टिव हैं, उनको आप क्रैनबेरी दे सकते हैं। जिन महिलाओं को लिकोरिया की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, मैंने एक खास सेशन किया था एक्सक्लूसिवली लिकोरिया का, होपफुली आप सबने अटेंड किया हो। तो जिन लोगों को वाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उन्हें खास तौर से आप क्रैनबेरी दे सकते हो। और क्रैनबेरी के साथ आप क्या दे सकते हो? क्रैनबेरी के साथ आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो। कैल्शियम जरूर दीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज्यादा लीच आउट हो जाता है जिनको लिकोरिया की शिकायत होती है। उन्हें पेन बहुत ज्यादा होता है काफ मसल्स में, मम्मी में, राइट। सो आप उन्हें क्या दे सकते हो? कैल्शियम जरूर दोगे। सो क्रैनबेरी, फ्लैक्स ऑयल और साथ में कैल्शियम, नीम, राइट, ये आप लिकोरिया की प्रॉब्लम में दे सकते हो। इसके अलावा जो लोग कम पानी पीते हैं, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होने लगती है। सो उनको भी आप क्या जरूर दे सकते हैं? आप क्रैनबेरी दे सकते हैं, राइट। सो हमने यहाँ तक क्रैनबेरी के बारे में बात करी, होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है आयरन एंड फॉलिक प्लस। आयरन और फॉलिक प्लस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही खास प्रोडक्ट है। खास तौर से आयरन की अगर हम बात करें तो ये आयरन और फॉलिक महिलाओं का परम मित्र है, जिसका साथ महिलाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। इसकी जरूरत आयरन की बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के समय, लैक्टेशन के समय, या डाइट बैलेंस नहीं है, पुअर इनटेक है, राइट, या फिर जो है आयरन का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ है, और कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे कि अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो है आयरन बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होगा। सो आयरन फॉलिक प्लस वेस्टीज आपके लिए खास तौर से लेकर के आया है। आयरन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है जो लाल रुधिर कणिकाओं को बेहतर करता है, जो कि हीमोग्लोबिन के लेवल को बेहतर करता है, जिन्हें साधारण भाषा में आप कहते हैं शरीर में खून की मात्रा। तो शरीर में खून को बेहतर करने में आपकी मदद कर सकता है। फॉलिक एसिड है जो कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करती है। महिलाएं जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, यानी वो महिलाएं जो कंसीव करना चाहती हैं, कर रही हैं, या चाइल्ड बियरिंग एज में आ गई है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया, उन्हें खास तौर से फॉलिक और आयरन प्लस देना चाहिए। फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर फॉलिक एसिड आपकी डाइट में कम होता है तो बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट यानी बच्चा का होठ कटा हुआ हो सकता है, या कोई ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं होता। क्यों? क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा किससे जुड़ा होता है? गर्भनाल से जुड़ा होता
होता है, राइट, प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं। प्लेसेंटा को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड की माँ में कमी है, प्लेसेंटा गर्भनाल स्वस्थ नहीं है, बच्चे को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, बच्चा कैसे हो सकता है? बर्थ डिफेक्ट के साथ हो सकता है। इसीलिए जैसे ही कोई महिला कंसीव करती है, डॉक्टर से सबसे पहले क्या लिखता है? आयरन और फॉलिक प्लस। पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका इंटेक हम पहले से करते रहें, जिससे कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो महिलाओं के दो बेस्ट फ्रेंड है, कौन कौन से? आयरन, फॉलिक प्लस और कैल्शियम। इसका साथ महिलाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें विटामिन सी भी है जो आयरन का अब्जॉर्प्शन कराता है, विटामिन B12 है जो नर्व सेल्स को बेहतर करने में मदद करता है, जिंक है जो ऑस्टियोपोरोसिस की महिलाओं में समस्या है उससे दूर करने में मदद करता है। जो भी महिला थकान, कमजोरी महसूस करती है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत बेहतर है, आप उन्हें आयरन फॉलिक प्लस दे सकते हैं। कुछ महिलाओं में आयरन लेने के बाद, चूंकि आयरन एक हैवी मेटल है, गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगता है, गैस बनने लगती है, सर भारी होने लगता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा देना है, राइट। क्या करना है? विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा देना है। तो आप आयरन फॉलिक के साथ आंवला दे सकते हो, सी बकथॉर्न दे सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं आप? लेमन वाटर, नींबू पानी पीने के लिए बोल सकते हो। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप किसकी दे सकते हो? आयरन और फॉलिक प्लस की, खाना खाने के बाद। 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद आयरन और फॉलिक प्लस की। पर ध्यान क्या रखना है? कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ आपको आयरन फॉलिक प्लस का सप्लीमेंट नहीं देना है। कैल्शियम और आयरन फॉलिक प्लस में कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है। कितने घंटे का कम से कम गैप रखना है? 2 से 3 घंटे का गैप रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आयरन फॉलिक आपका जो आयरन है और कैल्शियम है, ये दोनों एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, यानी एक दूसरे को अवशोषित होने से रोकते हैं और बेहतर तरीके से अवशोषित होने नहीं देते। लेकिन जब ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तब होता है, राइट। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो कैल्शियम और आयरन आप जनरल वे में भी बहुत सारी चीजों में खाते हैं, जैसे कि पालक पनीर, एक में कैल्शियम होता है और एक में आयरन होता है, लेकिन हम खाते हैं और हेल्थी बनते हैं, राइट। ऐसे ही जैसे कि च्यवनप्राश और दूध, बहुत सारी चीजें हम ऐसा सेवन करते हैं जिसमें एक में आयरन होता है और एक में कैल्शियम, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर के समझाती हूँ। पालक पनीर का एग्जांपल लेते हैं। पालक पनीर की अगर मैं बात करूं तो एक में कैल्शियम है और एक में आयरन है, तो क्या किया जाए? खाना है या नहीं खाना पालक पनीर? खाना है ना। सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करेंगे कि देखिए आपको एक बात समझनी होगी कि पालक कितना ही शुद्ध पालक है, उस पालक में से कितना पालक पनीर में डल रहा है, और उस पालक पनीर में से कितना पालक हमारे हिस्से आ रहा है, और उससे हमें कितना ही आयरन मिल रहा है, ना के बराबर। क्योंकि हम पालक तो ज्यादा खाएंगे नहीं, पनीर ही पनीर छांटेंगे। अब कितना ही शुद्ध पनीर है, उसमें से कितना ही पालक पनीर में डल रहा है, और कितना पनीर हमारे हिस्से आ रहा है, और उससे हमें कितना ही कैल्शियम मिल रहा है, ना के बराबर, राइट। तो यहाँ पर ये नगण्य मात्रा में है। लेकिन ये क्या है? ये सप्लीमेंट्स हैं, इसमें इतनी मात्रा में डाला गया है जितने आपके शरीर को आवश्यकता है। सो उस केस में आपने क्या करना है? आपने आयरन फॉलिक प्लस के सप्लीमेंट को और कैल्शियम के सप्लीमेंट को एक साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन को, अवशोषित होने को हिंडर करते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज वेस्ट हो, तो इसलिए इन दोनों के बीच में आपको 3 घंटे का गैप रखना है। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे पास 2 सवाल आए हैं। कैन वी टेक आयरन फॉलिक प्लस इन पटी स्टमक, प्लीज सजेस्ट। हम इसे खाना खाने के बाद सजेस्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी को पहले सूट करता है तो आप लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स हैं, आपकी बॉडी को जैसे सूट करे आप वैसे लें। पर एज अ जर्नल रिसर्च हमने देखा है कि खाना खाने के बाद ज्यादा बेहतर होता है। मैम क्या प्रेगनेंसी में कैल्शियम ले सकते हैं? कंसल्ट विद योर डॉक्टर। प्रेगनेंसी में हम कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते, हम कहते हैं डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ जाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो एज अ कंपनी ऑफिशियल हम आपसे ये कहते हैं कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ जाइए। अगर डॉक्टर आपको कैल्शियम लेने के लिए कह रहा है, आप अपना दे सकते हैं। डॉक्टर आयरन फॉलिक कह रहा है, आप अपना दे सकते हैं। प्रोटीन बोल रहा है, आप अपना वेस्टीज का प्रोटीन दे सकते हैं, राइट। सो गो विद द डॉक्टर रिकमेंडेशन। सो यहाँ तक आज हमने बात करी वुमेन्स हेल्थ के बारे में। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, राइट।
और वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। और मुझे यकीन है कि आपके घर की में जो महिलाएं हैं उनका आप ज़रूर से उनके स्वास्थ्य का खास ध्यान रखेंगे और उन्हें ये सप्लीमेंट ज़रूर से देंगे, जिससे कि वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को एंजॉय कर सकें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप सबके साथ में मेरी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर आपको कोई सवाल है या डाउट है तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो। जैसे कि बजरंग वर्मा जी का सवाल आ रहा है, तो सर आप मुझे मेल कर दीजिए, क्योंकि इस समय हम सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मैम, क्या शतावरी क्रैनबेरी सप्लीमेंट किडनी स्टोन वालों को दे सकते हैं? अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है जहेदा जी तो दे सकते हैं, राइट। मैं आप सबके साथ अपनी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ, आप सबके चैट बॉक्स में, आप उसे देख लें। आप मुझे मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेल कर रहे हैं तो कृपया क्या प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोसिस है, क्या बताया गया है कि क्या समस्या है, उसको ज़रूर से मेंशन करें। सिर्फ रिपोर्ट सेंड कर देने से हम आपको बहुत बेहतर सजेशन नहीं दे पाएंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें प्रॉब्लम और डायग्नोसिस भी ज़रूर से मेंशन करें। मेरी मेल आईडी आप सबके चैट बॉक्स में आ चुकी है, रजुता RIJUTA.DEO@myvestige.com। ये मेरी मेल आईडी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, राइट। इस समय हम सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स हेल्थ के सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं उन्हीं से रिलेटेड सवालों के जवाब दे रही हूँ। अगर आपके और कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आप सबके चैट बॉक्स में आ चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली ये सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। इस सेशन में जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसे अपने तक मत रखिएगा, कृपया करके उसे ज़रूर से दूसरों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम केयर करेंगे, और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे उतना ज़्यादा हम अर्न कर सकेंगे। और लर्निंग इज अर्निंग, शेयरिंग इज केयरिंग। और अब तो जब कुछ सब मान चुके हैं कि जानकारी ही बचाव है, तो जानकारी को रखिए, बचिए। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी हमारी प्यारी लवली लेडीज से कि अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ उसको गंभीर होने मत दीजिए, समय रहते उस पर काम कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जाकर परेशानी ना हो। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिन्होंने मुझे बहुत वंडरफुल कमेंट्स लिखे चैट बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग मुझे मेल करके भी ज़रूर से बता सकते हैं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा और आप अगली बार किस टॉपिक पर सेशन चाहते हैं, जिससे कि अगली बार हम आपके लिए उस टॉपिक पर सेशन लेकर के आ सकें, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल्थ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में।